यूक्रेन रशिया के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और इसी सेंसिटिविटी की वजह से रशिया ने फुल ब्लोन वॉर लॉन्च कर दिया यूक्रेन के अगेंस्ट, which was a kind of a surprising because war in 21st century between two sovereign country is not something which we could have imagined. But because Ukraine was very much sensitive, Ukraine mattered a lot for Russia कि Russia out of compulsion started this war. Similar kind of situation is emerging in Indo-Pacific, where China has already warned every countries to not play with fire, and also to Taiwan that if Taiwan tries to argue for its independence, if Taiwan wants to get close or enter into any kind of alliance with America, or if Taiwan seeks sovereignty, then China will be compelled to use its force to occupy Taiwan. सो अभी जिस तरीके से यूरोप में ये वॉर चल रहा है, अगला वॉर प्रोबेबल है कि इंडो पैसिफिक में हो, एंड दिस वॉर विल बी बिटवीन चाइना एंड ताइवान। और इस पर्टिकुलर वॉर में यूएस विलिंगली और अनविलिंगली विल हैव टू इंटरफेयर। जहां पे यूक्रेन में अमेरिका ने तो केवल वेपन्स को सप्लाई किया, बट अगर किसी तरीके का वॉर चाइना और ताइवान के बीच में होता है, देन अमेरिका को इस वॉर में इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताइवान की हिस्ट्री क्या है, चाइना ताइवान का रिलेशन क्या है, इंडिया ताइवान का रिलेशन क्या है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी क्या है। आज इस पूरे मुद्दे को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस के इंग्लिश मीडियम में बैचेस करोल बाग ब्रांच में हमारे 23 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ मुखर्जी नगर में बैचेस हमारे हिंदी मीडियम में स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में ओपन हो चुका है, जहां पे हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। इसके अलावा प्रयागराज के स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे बैचेस इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ब्रांचेस पे आ सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस केवल जीएस कोर्स नहीं बल्कि पीएसआईआर, सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल कोर्सेज, साथ साथ सी सैट, essay writing course, test series, वन टू वन मेंटोरशिप विद द टॉप एजुकेटर्स, डाउट सॉल्विंग सेशन जैसे फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे किसी भी 4 ऑफलाइन ब्रांचेस में विजिट करना होगा, या नहीं तो आपको हमारे अन अकेडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड करना होगा, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। इस ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप प्लीज हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये ताइवान और चाइना अलग अलग कैसे है, ये अलग कैसे हुआ। अगर हम बात करें चाइना के इतिहास के बारे में, तो चाइना एक इंटरनेशनल कॉलोनी रहा है। जिस तरीके से इंडिया एक ब्रिटिश का कॉलोनी था, चाइना भी कॉलोनी था, लेकिन चाइना और इंडिया के कॉलोनी में डिफरेंस ये था कि इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी बिकॉज ब्रिटिश कंट्रोल्ड इंडिया, बट चाइना वाज नॉट एनीवंस कॉलोनी, रादर चाइना वाज एवरीवंस कॉलोनी, बिकॉज बहुत सारे कॉलोनियल पावर चाइना को कॉलोनाइज कर रखे थे, सच एज इट स्टार्टेड विद ब्रिटेन, इसके बाद फ्रांस आया, रशिया आया, जापान आया, यूएस आया। तो बहुत सारे लोग अपना प्रेजेंस चाइना में बना के रखे थे, इसलिए चाइना को हम एक इंटरनेशनल कॉलोनी कहते हैं। और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1839 में विद फर्स्ट ओपियम वॉर, और ये कंटिन्यू हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक 1939। लास्ट कॉलोनियल पावर जो चाइना छोड़ के गया था वो था जापान। जैसे ही जापान जो लास्ट कॉलोनियल पावर चाइना को छोड़ के गया, उसके बाद चाइना में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है जिसको हम चाइनीज सिविल वॉर कहते हैं। और ये जो चाइनीज सिविल वॉर है ये पर्टिकुलर 1940s में चला। ये सिविल वॉर बेसिकली क्या था? ये सिविल वॉर चाइना के दो प्रमुख पार्टीज के बीच में एक युद्ध था। एक तरफ नेशनलिस्ट पार्टी थे तो दूसरे तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थे। ये दोनों पार्टी चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और प्रमुख पार्टी थे, जिन्होंने चाइना के कॉलोनी के अगेंस्ट चाइना को इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज्यादा काम किया। सच दैट इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वैसे ही चाइना के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नेशनलिस्ट पार्टी केएमटी और कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब इन दोनों का दुश्मन विच वाज द कॉलोनियल पावर, जब वो चले गए तो ये दोनों आपस में ही लड़ लिए।
इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर चाइना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केएमटी जो है वो कंप्लीटली अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। ये काफ़ी ज़्यादा लिबरलिज्म और ऐसे आइडियोलॉजीज को फॉलो करती है जहाँ पे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करती है। और ये जो सीसीपी की पार्टी है, ये बेसिकली कम्युनिज्म, वन पार्टी अथॉरिटेरियनशिप, इन चीज़ों को ये ज़्यादा फॉलो करती है। केएमटी पार्टी के लीडर थे, उनका नाम था चियांग काई शेक। और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर जिनका आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस माओ जेडोंग थे। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। खासकर आपको पता है कि ये जो समय था 1945 1946 का, इस समय कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो चुका था। और कोल्ड वॉर में आपको पता है प्रॉक्सी वॉर्स चल रहे थे। तो ये जो नेशनलिस्ट थी, इनको सपोर्ट किया गया था बाय यूएस, और कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया गया था रशिया, बिकॉज उस समय चाइना और रशिया बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। रशिया मतलब मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूं। इस पर्टिकुलर वॉर में हुआ क्या कि कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और नेशनलिस्ट पार्टी को चाइना की ये जो मेनलैंड चाइना है, यहां से भागकर एक बगल वाले आइलैंड में जाकर अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ा। तो ये जो सीसीपी यहां पे रह गई, इन्होंने अपने चाइना को स्टैब्लिश किया और इनका कहना था कि वी आर द रियल चाइना। और इन्होंने अपने चाइना को नाम दिया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो केएमटी वाले लोग हैं, जो लिबरलिज्म और इन विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, दीज पीपल हैव टू फ्ली अवे फ्रॉम द मेनलैंड चाइना, गो एंड सेटल इन द नियर बाय आइलैंड वेयर दे एस्टैब्लिश देयर ओन चाइना, विच दे यूज टू कॉल इट एज रिपब्लिक ऑफ चाइना, विच इन जनरल टर्म्स वी कॉल इट एज ताइवान। तो ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसी को हम आसान वे में ताइवान से कहते हैं। अब चाइना का ये कहना है, जब मैं चाइना की बात करूं तो हम टॉकिंग अबाउट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इसके बाद से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहा है, विच इज वन चाइना पॉलिसी, या कभी कभार आप इसको वन चाइना प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कहना है कि चाइना एक ही है। ऐसा मत समझो कि आप दो चाइना है। ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान है, ये भी चाइना का ही पार्ट है, लेकिन इसको मैंने कुछ हद तक ऑटोनॉमी दे रखा है। बट ऐसा नहीं कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अगर कोई भी कंट्री दुनिया का, इफ एनी कंट्री ट्राइज टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, अगर कोई भी कंट्री आरओसी के साथ, ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन आप उसी के साथ एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो। बट चाइना का ये कहना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये कहना है कि आरओसी जो है वो चाइना का ही पार्ट है। इसलिए कोई भी कंट्री अगर इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, तो जो पीआरसी है वो उस कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर देगी। सो वन चाइना पॉलिसी के अंदर अगर आप रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन करते हो, सो दैट विल कम एट कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अब जब ये लड़ाई झगड़ा हो गया, केएमटी हार गया, सीसीपी जीत गई, अब बात हुआ कि रियल चाइना है कौन, हम किसको रियल चाइना माने। तो जो अमेरिका है उसने रियल चाइना मान लिया रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को। इंडिया सरप्राइजिंगली एक ऐसा कंट्री था जो कम्युनिस्ट नहीं था, उसने सीसीपी वाले पीआरसी को रियल चाइना मान लिया। तो इंडिया जो है वो हमेशा से रियल चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान रहा है। अमेरिका जो है वो शुरू में रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना मानता है। अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य हैं, जिसमें चाइना भी एक है। उस समय जब चाइना था 1945 से लेकर 1979 तक, उस समय ये कौन सा चाइना था? ये वाला चाइना था, बिकॉज अमेरिका ने इस वाले चाइना को रियल चाइना माना था। लेकिन 1970s के समय आपको पता होगा कि अमेरिका का दोस्ती चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से बहुत बढ़ गया। और 1979 में अब रियल चाइना किसको मान लिया गया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। और अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी फॉलो कर लिया, जिसके बाद अमेरिका का डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ खत्म हो गया। और केवल अमेरिका का नहीं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ खत्म कर दिया। और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसको बाकी कंट्रीज जो हैं, बहुत जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मान रहे हैं, रैदर इसको वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही एक अहम पार्ट मानते हैं। सो 1970s के समय अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट हुई थी। हालांकि इंडिया जो है वो तो हमेशा से रियल चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ही बात करता है।
अब ताइवान क्यों मैटर करता है चाइना के लिए इतना ज़्यादा? सबसे इंपॉर्टेंट तो सेमीकंडक्टर है। आपको पता है जिस तरीके से वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया, वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एवरीथिंग रिक्वायर्स सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के बिना आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इमेजिन नहीं कर सकते हो, एंड ताइवान इज वन ऑफ द ग्लोबली लार्ज मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर की वजह से ताइवान की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपको पता होगा यूक्रेन की सिग्निफिकेंस रशिया के लिए इसीलिए है बिकॉज यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा लिथियम रिसोर्सेज है, नेचुरल गैस है, कोल है। इसकी वजह से रिसोर्सेज एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। साथ ही साथ चाइना को हमेशा से ये खतरा है कि अगर जिस तरीके से, क्योंकि आपको पता है ताइवान में डेमोक्रेसी है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में हमारा डिक्टेटरशिप है, अथॉरिटेरियनशिप है। तो अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग को ताइवान का मॉडल पसंद आ गया और ये लोग प्रोटेस्ट कर दिए सीसीपी के अगेंस्ट, तो फिर चाइना कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए चाइना कभी नहीं चाहता है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री उसके चारों तरफ सक्सेसफुल हो। इसलिए सीसीपी हमेशा इंडिया के डेमोक्रेसी को खराब कहता है कि इंडियन डेमोक्रेसी बारबेरियंस है, बहुत ही खराब है, इंडिया का ग्रोथ रुक गया है। इसलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक हमेशा से प्रोपोगंडा रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज फेल हों सो दैट उनके अपने कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए कोई प्रोटेस्ट ना हो सके। साथ ही साथ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज भी है ताइवान, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट है और दूसरी तरफ सीसीपी जो है वो कंप्लीटली अलग तरीके के आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है। तो ये कोल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड भी बनते हुए नजर आ रहा है। इसीलिए ताइवान का मैच सिग्निफिकेंस चाइना के लिए बहुत ज्यादा है। एक तो रिसोर्स लाइक सेमीकंडक्टर, दूसरा चाइना में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को रोकने के लिए ताइवान को फेल होना बहुत जरूरी है। और अमेरिका और चाइना के बीच में जो ये कोल्ड वॉर चल रहा है ताइवान को लेके, वो भी चाइना के एक प्रेस्टीज और ईगो के लिए बहुत बड़ा है। बिकॉज अगर आप हेजमन बनना चाहते हो, जो चाइना की एस्पिरेशन है, और अगर वो ताइवान को ही नहीं संभाल पा रहा है, देन फॉरगेट अबाउट इमेजिनिंग टू बिकम अ बिग पावर। अब रीसेंट टाइम्स में अगर बात करें तो चाइना और ताइवान के बीच में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच में टेंशन्स बढ़ गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख रीजन है वो है शी जिनपिंग। बिकॉज शी जिनपिंग जब से पावर में आए हैं तो इनका बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉस्चर रहा है। बिकॉज शी जिनपिंग थिंक्स दैट आवर टाइम हैज कम, वी हैव टू रिक्लेम व्हाट हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हैव बीन डन टू अस। कि जितने भी हिस्ट्री में हमारे साथ इनजस्टिस, अत्याचार, ह्यूमिलिएशन किया गया है, उन सब के अगेंस्ट हमें रिवेंज लेना है और हिस्ट्री की जो गलतियां हैं उसको अब हमें ठीक करना है। तो एक बहुत बड़ा गलती अगेन शी जिनपिंग को यह लगता है कि ताइवान को कभी भी इस तरीके का इंडिपेंडेंस देना ही नहीं चाहिए था, और इसलिए शी जिनपिंग चाहते हैं और इनका एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि ताइवान को कंप्लीटली चाइना के अंदर सबस्यूम कर दिया जाए। 2024 में ताइवान में इलेक्शन हुआ था और ताइवान में जो पार्टी जीत के आई थी वो थी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और ये एक तरीके से प्रो इंडिपेंडेंस पार्टी है। ये हमेशा से ताइवान की सॉवरेंटी, ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़ते आई है। तो ये चाइना को पसंद नहीं आया था और चाइना ने कहा था कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी इस तरीके की बात करती है तो हम लोग रिटेलिएट करेंगे। अमेरिका और ताइवान के रिलेशंस रीसेंट टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है, अमेरिका चाइना को बैलेंस करना चाहता है और उस केस में ताइवान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो अमेरिका और ताइवान की रिलेशंस काफी इंप्रूव हुई है। आप देख सकते हैं कि ये अमेरिका की स्पीकर नैंसी पेलोसी, वो रिसेंटली ताइवान विजिट की थी। चाइना ने धमकी दिया था कि पेलोसी विजिट नहीं करेंगी ताइवान, बट स्टिल डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स पेलोसी विजिटेड ताइवान। उसकी वजह से अमेरिका और ताइवान के रिलेशंस काफी स्ट्रांग हुए थे एंड दैट वाज नॉट लाइक बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और फोर्थ, सेमीकंडक्टर। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर की रेलेवेंस दिन पर दिन बढ़ रही है। चाइना की भी जो सेमीकंडक्टर है उसकी डिपेंडेंसी ताइवान पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए चाइना के लिए ताइवान आज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन साथ साथ चाइना की इकॉनमी, चाइना जिस तरीके से अपने आप को डिजिटलाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसके लिए उसको सेमीकंडक्टर चाहिए। इसलिए आज चाइना जो है वो ताइवान को कभी भी खोना नहीं चाहता है। अब रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ क्या आ रहा है, जो परसों का न्यूज है, कि चाइनीज एक एयरक्राफ्ट है, लियोनिन के एयरक्राफ्ट, वो ताइवान के काफी क्लोज से गुजरा है। तो ये एक तरीके से आप देख रहे हैं चाइना ने ताइवान को प्रोवोक किया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज के। और ये कोई नई बात नहीं, अगर आप लास्ट वीक का न्यूज देखेंगे तो लास्ट वीक चाइना का एक एयरक्राफ्ट वो भी ताइवान के काफी क्लोज पहुंचा था। तो एक तरीके से रिसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि चाइना का एग्रेशन ताइवान को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है लियोनिन एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक फाइटर जेट
भी चाइना ताइवान के अराउंड क्लोजली रिवॉल्व किया है और ये सब चीज़ें चल कर रही है। ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम है ताइवान स्ट्रेट में। ये देख सकते हैं आप, ताइवान स्ट्रेट है जो एक तरीके से आर्टिफिशियल लाइन है जो चाइना और ताइवान को एक तरीके से बाउंड्री को सेपरेट करती है और कॉन्स्टेंटली जो मेन लाइन जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अपने मिलिट्री वेसल्स, वो ताइवान के डोमेस्टिक जोन में जो उनका अपना इंडिपेंडेंट जोन है वहां पे इस तरीके के एक्सरसाइजेज वो भेजते रहता है और ताइवान को इसी बात से प्रॉब्लम होता है। सो रीसेंट टाइम्स में हम देख सकते हैं चाइना का एग्रेशन ताइवान को बहुत ज्यादा लेके बढ़ गया है। इस तरीके के वॉरफेयर जो चाइना है वो केवल ताइवान के साथ नहीं कर रहा है, रादर वो इंडिया के साथ भी कर रहा है। और ऐसे वॉरफेयर को हम कहते हैं ग्रे जोन टैक्टिक्स। ये ग्रे जोन टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन हो और दूसरा एक पर्सन है, ये आपका दुश्मन है। अब आप इसको परेशान कर रहे हो, इतना परेशान कर रहे हो कि ये उस परेशानी को झेल लेगा, वो आपके अगेंस्ट रिटालिएट नहीं करेगा। लेकिन सपोज आप इसके अगेंस्ट बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हो तो ये मजबूर हो जाएगा आपके खिलाफ रिटालिएट करने का। तो चाइना यही करते आया है। चाइना धीरे धीरे करके कंट्री को परेशान करता है सो दैट उस कंट्री का मोरल कॉन्फिडेंस लूज हो सके। जैसे आप देखोगे इंडिया, क्योंकि चाइना का हमेशा से कहना है कि लद्दाख पूरा उसका अपना एरिया है, बट चाइना कभी भी लद्दाख को पूरा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। रादर चाइना इंडिया में प्रोवोक करता है धीरे धीरे, जैसे गलवान किया, डोकलाम किया। तो चाइना जो है वो इंडिया को धीरे धीरे करके परेशान करता है, बिकॉज अगर मान लो कल को चाइना ने फुल अपना आर्मी भेज दिया तो इंडिया रिटेलिएट करेगा। सो दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स इज नोन एज ग्रे जोन टैक्टिक्स, वेयर यू क्रिएट प्रॉब्लम टू सच अ एक्सटेंट वेयर द एनिमी विल नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट यू। तो इस तरीके के, इसी को हम लोग कहते हैं सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, की धीरे धीरे करके आप उसको परेशान करो। तो ये जो वॉरफेयर जो चाइना कर रहा है ये पूरे एरिया में, साउथ चाइना सी में कर रहा है, ताइवान के साथ कर रहा है, इंडिया के साथ गलवान में कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर इज चाइना यूजिंग। और आप देख सकते हैं इंडिया में 2013 में डेप्सांग रीजन प्रॉब्लम हुआ, 2014 में चुमार रीजन में, 17 में डोकलाम, 2020 में तो आपको पता है गलवान, 2022 में तवांग, 2023 में अगेन अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम हुआ। तो ये सारे ग्रे जोन वॉरफेयर के एग्जांपल्स यहाँ पे देखने के नजर आ रहे हैं। साथ साथ आप फिलीपींस का एग्जांपल देख लो, जापान को रिसेंटली चाइनीज ने अपने एयरक्राफ्ट भेज के काफी ज्यादा परेशान किया, इंडोनेशिया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है और ताइवान तो है ही। तो इस तरीके से इस पूरे एरिया चाइना के आज एग्रेशन को झेल रहा है। अगर हम इंडिया और ताइवान की बात करें तो इंडिया, जैसा आपको पता है कि हमेशा से हमने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रियल चाइना माना है और ताइवान के साथ हमारा रिलेशन कोल्ड वॉर के समय लगभग ना के बराबर था। लेकिन 1991 जब इंडिया लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन का वो दौर था, तो फिर इंडिया धीरे धीरे करके ताइवान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाया। लेकिन अभी भी इंडिया और ताइवान का डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, बिकॉज इंडिया क्या फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी। तो हमारा ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ, बट दैट डजंट मीन कि हमारा रिलेशन है ही नहीं। हम लोग अनऑफिशियली नॉन डिप्लोमेटिक वे से बहुत ज्यादा इंगेज करते हैं, सच दैट 1995 में इंडिया ताइपी एसोसिएशन ऑफिस खुला ताइपी में। सिमिलरली ताइवान का ऑफिस इंडिया में खुला जिसका नाम था ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। इंडिया ताइवान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप फोरम भी है और 2020 में 2 इंडियन एमपी फर्स्ट टाइम वहां के प्रेसिडेंट के स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी वर्चुअली अटेंड किए थे। साथ साथ फर्स्ट कंट्री टू सेंड मेडिकल इक्विपमेंट टू इंडिया ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। सो इंडिया जो है वो ताइवान के साथ रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा रिलेशंस को बढ़ाया है। बट येस, वी फॉलो वन चाइना पॉलिसी, बट दैट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। एक और चीज जो इंडिया कर रहा है कि इंडिया जो है, आप कभी भी देखोगे जब इंडिया से पूछा जाता है कि आपका ताइवान के ऊपर क्या स्टैंड है, क्या आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हो, तो इंडिया कहता है कि हाँ हम फॉलो करते हैं। बट इंडिया कभी भी, आप देखोगे 2010 के बाद से इंडिया कभी भी वन चाइना पॉलिसी कहता नहीं है। मतलब हम लोग, अगर आप पूछोगे किसी फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिशियल से कि आपका ताइवान से क्या रिलेशन है, तो हमेशा से रिस्पॉन्स आएगा कि हमारा जो रिलेशन है वो पहले जो था वही अभी है। तो पहले क्या था, वन चाइना पॉलिसी था, तो अभी भी वो है। मतलब हम लोग एक तरीके से इसको कहते नहीं है। ठीक है, आप समझ रहे हो, ये एक तरीके से सिंबॉलिक जेस्चर है कि यस वी एक्सेप्ट वन चाइना पॉलिसी बट विल नॉट से वन चाइना पॉलिसी। सो डिप्लोमेसी में ये कहते हैं मैसेजिंग गेम्स, साइकोलॉजिकल गेम्स, कि ठीक है हम इस चीज को मान रहे बट हम इस चीज को कहेंगे नहीं। अब व्हाट नेक्स्ट, तो सी राजा मोहन जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि जो ताइवान है इट हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट। मतलब कभी भी यहां पे किसी भी तरीके का लड़ाई हो सकता है।
और अगर लड़ाई हुआ, अगर किसी भी तरीके से चाइना जो है वो ताइवान में इंटरफेयर करता है, ताइवान को ऑक्यूपाई करना चाहता है, तो अमेरिका चुपचाप नहीं बैठेगा और वो चाहे या ना चाहे उसको इंगेज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शील्ड, सिलिकॉन शील्ड। तो सेमीकंडक्टर, क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो है वो ताइवान के सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है, तो अगर ताइवान जो है किसी भी तरीके के अटैक में आता है तो अमेरिका जो है इट हैज टू विलिंगली और अनविलिंगली engaged in this particular war. So the next geopolitical flashpoint which is probable to emerge in the coming years is in Indo-Pacific between China and Taiwan. Now what are your views? You have to say in the comment box कि क्या चाइना ताइवान को अटैक करेगा? Will China learn from Russia? क्या अमेरिका रियली ताइवान को हेल्प करेगा या यूक्रेन की तरह केवल डिफेंस भेजेगा? क्या इंडिया को ऑफिशियली डिप्लोमेटिकली ताइवान को इंगेज रिकॉग्नाइज करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया, चाइना जो है वो हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना कहता है, लद्दाख को अपना कहता है, तो क्या इंडिया को भी ताइवान और तिब्बत का कार्ड चाइना के अगेंस्ट खेलना चाहिए? सो आप इन सारे चीज़ों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।